नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल और प्रीवियस ईयर पर आधारित सवाल होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था? ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा महाजनपद था जो 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। वज्जी था, वत्स था, मगध था या मल था? ठीक है, तो देखिए जो 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ जो था महाजनपद वो था वज्जी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? आपको बताना है। जो बिहार में विद्रोह हुआ था, जो विद्रोह हुआ था 1857 में, तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? आपको बताना है। नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या शंकर शाह? ठीक है, देखिए नामदार खान तो नहीं थे। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा जो थे ये झारखंड के थे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बिरसा मुंडा भी ये आदिवासियों के लिए थे, तो ये बिरसा मुंडा भी नहीं होगा। शंकर शाह भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। सरस्वती, सिंधु, व्यास या रवि? ठीक है, आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो था, हड़प्पा जगह जो था वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा, हड़प्पा का कौन सा मतलब जो वो था, वो स्टेट था, वो स्थित था। ठीक है, सिंधु नदी के, इंडस नदी के किनारे। ठीक है, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखिए इसका जो अब बोल रहा हूँ कमेंट में बताना है, आपको कमेंट करेंगे तो आपका जो रिकॉल हो जाएगा, आपका पेपर होने वाला है, जो आप पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी के किनारे कौन सा नदी है वो आपका याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, और आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर में सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए, अवार्ड से क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था? बताइए। बॉय जीनियस, द रिकॉर्ड, माइकल साइंस की एडल्स समर्स वैकेंसेंस या टेलर स्विफ्ट की मिडनाइट्स? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा, किसको ग्रैमी अवार्ड के लिए एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? टेलर स्विफ्ट का मिडनाइट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए माइली साइरस को किसका अवार्ड मिला था 2024 में ही? तो इसको मिला था रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जो था ये माइली साइरस को मिला था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूची HDI में कौन सा देश शीर्ष पे था? मतलब सबसे ऊपर कौन सा देश था? ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश था? आपको बताना है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड? ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन था 2023-24 में? तो वो था हमारा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। और बता दूं कि इसमें पूरे 20 क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रति व्यक्ति आय हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति आय हम लोग बताते हैं तो उस देश एक व्यक्ति का, मतलब उस देश के एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित किस चीज़ की आय की निरूपित करता है, या श्रेणी लोन की, या पूंजी कैपिटल की, या देयता या लाइबिलिटी की। ठीक है, इनकम की
हम लोग इनकम से कैलकुलेट करते हैं कि उस मतलब देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, या वहाँ के लोगों पे कितना लोन है उस हिसाब से, या कितना कैपिटल है उस हिसाब से, या कितना लाइबिलिटी है लोगों पे उस हिसाब से। देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश का, हम लोग औसत मतलब उस देश के एक आदमी औसतन कितना रुपए कमा रहा है, ठीक है, उस पर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान से संबंधित है? आपको बताना है कि किसमें मतलब शिक्षा के अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 18। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21A में 6 से कितने साल के बच्चों के लिए दिया गया? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अच्छा बताइए अनुच्छेद 12 में किस चीज़ की बात की गई है? तो अनुच्छेद 12 में स्टेट ठीक है, स्टेट्स को मतलब राज्य को डिफाइन किया गया है कि मतलब राज्य में क्या होना चाहिए, राज्य क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या होता है? तो अनुच्छेद 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन लिख लीजिएगा आप लोग, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, इसको बताया गया है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? तो एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक, ये है अनुच्छेद 18 में। उम्मीद करता हूं आपको ये चारों अनुच्छेद समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर देखिए चलिए देखते आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस नेता ने वित्तीय संकट के समय कर में वृद्धि के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक घटना बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व किया था? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सा ऐसा नेता ने वित्तीय संकट जब हम पे आया था, मतलब कि वित्तीय संकट आया था, क्राइसिस जब आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में कर में वृद्धि मतलब कर में वृद्धि की गई थी, उसके खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक घटना बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, बताइए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? ठीक है, बताइए। तो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, सी राजगोपालचारी ने किया था, या वल्लभ भाई पटेल ने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने ही इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। और आपको बताना है वल्लभ भाई पटेल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, इसका आंसर जो है ये जो है आप कमेंट में बताएंगे, इसका कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपको रिकॉल हो सके कि वल्लभ भाई पटेल को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर दैर्ध्य शासन, ठीक है, दैर्ध्य शासन डायरसी को मतलब ठीक है प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रत्येक विधायकों को उद्योग की अनुमति दी? ठीक है, आपको बताना है कि किस अधिनियम में मतलब किस अधिनियम में हमने डायरची सिस्टम जो था, मतलब कि डायरची चल रहा था कि सबसे ऊपर वाले लोगों को ही राजा महाराजा बनाया जाएगा, उसको हटाकर लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीयों को किसमें अनुमति दी गई थी? चार्टर अधिनियम 1993 में, मैकगिल चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बताइए किस अधिनियम में इसको हम लोग अनुमति दिए थे कि दैत्य शासन मतलब डायरची सिस्टम नहीं रहेगा, अब लोकसभा वाला मतलब जैसे कि हम लोग डेमोक्रेसी वाले अपनाएंगे? ठीक है, तो बताइए किस में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे डैश जाना जाता है। देखिए चक्रवात जो आता है, तो मान लीजिए किसी देश से चक्रवात आता है तो उसका नाम कुछ और रखते हैं। ठीक है, उस देश से नाम रखा जाता है। फिर किसी देश से कोई चक्रवात उठता है तो उसका नाम अलग अलग रखा जाता है। उसी तरह पूछा गया है कि फिलिप्स में जो चक्रवात आता है उसका क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, विली विली, हरिकेन,
टाइफून या मैंगो सावर, ठीक है, मैंगो सावर, बताइए क्या नाम दिया जाता है। तो इसको जो फिलीपींस से जो चक्रवात आता है उसे हम टाइफून कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा टाइफून। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद जरूर रखिएगा, ठीक है। मैंगो सावर क्या होता है, मैंगो सावर जो आम जो होते हैं, कच्चे कच्चे आम देखते हैं आप पेड़ पे रहते हैं, तो जो सावर मतलब जो बारिश होती है उस समय, उसके बाद जो आम पकने लगते हैं उसे हम मैंगो सावर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा टाइफून हम लोग कहते हैं इसको, ठीक। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, रेलवे ग्रुप डी की, आरपीएफ कांस्टेबल की, एनटीपीसी की, तो उसको आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा त्योहार जो है वो केरल से संबंधित है, ठीक है। कौन सा त्योहार केरल से संबंधित है, ठीक है। पोंगल है, ओनम है, बोनालू है या उगादी है, ठीक है। आपको बताना है कौन सा जो है त्योहार वो तमिलनाडु से केरल से संबंधित है। तो बताइए पोंगल, ओनम, वेनालू या उगादी। तो केरल से क्या है, केरल से ओनम, ओनम जो है वो प्रसिद्ध है केरल में, मतलब केरल में ओनम मनाया जाता है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। आपको बताना है पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, किस राज्य में मनाया जाता है पोंगल, ठीक है, कौन से राज्य में पोंगल मनाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। ये जो कमेंट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको कमेंट करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करेंगे तो कि आप तो तब आपको याद रहेगा कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, ताकि आपको पेपर में आए तो आप फटाफट उसका आंसर टिक कर सके, ठीक है। आपको ये जो ऑप्शन है, ये सब क्वेश्चन जो है ये सब रिकॉल हो सके, इसलिए मैं आप बोल रहा हूँ कमेंट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है पोला त्योहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। पोला त्योहार महाराष्ट्र से, मिजोरम से, नागालैंड से, कर्नाटक से, ठीक है। तो पोला त्योहार किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से, ठीक है, ऑप्शन महाराष्ट्र से पोला त्योहार संबंधित है, ठीक है। देखिए ये जो त्योहार हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, ये तो आपके हर कोई भी एग्जाम दे दीजिए आपके उसमें पूछता है, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, तैयारी कीजिए अपने बेहतर और याद रखिए क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मशहूर गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको बताना मशहूर गायिका जो रिजवाना चौधरी बान्या जो थी, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो किस देश की है, ठीक है, वो किस देश की नागरिक है, आपको बताना है। तो मशहूर गायिका रिजवाना चौधरी कौन से देश की है, आपको बताइए। तो बांग्लादेश की है, श्रीलंका की है, भारत की है या अफगानिस्तान की है, ठीक है। तो ये कौन से देश की हैं, तो ये हैं आपके, बताइए कौन से देश के, ये हैं आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक जो है वो मोटिवेट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, ठीक है। आपको बताना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 हुआ था उसमें जो मेडल टैली थी, मेडल तालिका थी, पदक तालिका, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको बताना है कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा था, बताइए तो कौन सा था, तो वो था महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में आयोजित किया गया था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया था, आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अलारिपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है, ठीक है। आपको बताना है अलारिपू भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है, ठीक है। भरतनाट्यम का पार्ट है या कथकली का पार्ट है या ओडिसी की पार्ट है या कथक की पार्ट है, ठीक है।
तो बताइए किसका पार्ट है अलारिपू। तो ये कौन से का आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बताइए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम का ये पार्ट है अलारिपू। ठीक है, आपको बताना है कि कितने शास्त्रीय नृत्य हमारे इंडिया में, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कितने है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 8 है, 12 है, कितना। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास में इतिहास के संदर्भ में एहोल अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि। आपको बताना है एहोल अभिलेख किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताइए इसमें समुद्रगुप्त की महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धियों का विवरण है, या इसका उपयोग अशोक के धम्म नीति के प्रसार के लिए किया गया था, या यह कलिंगी शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है, या इसमें हर्षवर्धन पर पुलकेशी नृत्य की विजय के बारे में विस्तृत से बताया गया है। आपको बताना है कि एहोल अभिलेख में क्या बताया गया है। ठीक है, एहोल अभिलेख में क्या बताया गया है। तो एहोल अभिलेख में हमें हर्षवर्धन और पुलकेशी नृत्य के विजय के बारे में विस्तृत से बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है, हर्षवर्धन और पुलकेशी नृत्य के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें विजय के बारे में बताया गया था। ठीक है, एहोल अभिलेख याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ठीक है, इसके आदर्श कहाँ से लिए गए थे, फ्रांसीसी संविधान से, ग्रीक संविधान से, रूसी संविधान से, या अमेरिकी संविधान से। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ से लिए गए थे। ठीक, तो ये कहाँ से लिए गए थे, आपका ये भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जी है फ्रांसीसी संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये फिलिप्स कर्व, वक्र मतलब कर्व को वक्र कहते हैं। ठीक है, फिलिप्स कर्व के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन के बीच क्या संबंध है। आपको बताना है फिलिप्स कर्व के अनुसार अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच क्या संबंध है। वे दोनों सीधे अनुपातिक होते हैं, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वे दोनों व्यक्तिगत अनुपातिक होते हैं, मतलब कि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या वो दोनों अनरिलेटेड मतलब उन दोनों में कोई संबंध ही नहीं होता है। ठीक है, या आपको बताना है कि केवल ये मुद्रास्फीति मतलब ओनली इन्फ्लेशन ही बेरोजगारी को प्रभावित करता है, मतलब कि केवल इन्फ्लेशन ही अनएम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करता है। आपको बताना है फिलिप्स कर्व के अनुसार एक अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के बीच क्या संबंध है। तो फिलिप्स कर्व जो है, फिलिप्स कर्व में तो ये दोनों जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। आपको बताना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, या आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा, या ग्रामीण विकास मंत्रालय, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। बताइए कौन सा मंत्रालय जो है जो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। ठीक है, आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान किस ईयर में स्टार्ट किया गया था और किसने स्टार्ट किया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी डैश से संबंधित है। आपको बताना है दिलीप ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है। बैडमिंटन से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से। तो दिलीप ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं, तो 11 प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलते हैं। क्रिकेट के कितने फॉर्मेट हैं, तो आप बात कर ले क्रिकेट की फॉर्मेट, तो एक है T20, ठीक है, T20, ODI, टेस्ट, टेस्ट मैच। ठीक है, ये 3 जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, और एक IPL है जो इंडिया में खेला जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि फुटबॉल में कितने प्लेयर, नंबर ऑफ प्लेयर आपको बताना है कि कितने प्लेयर फुटबॉल में खेलते हैं, और फुटबॉल से कोई एक कप, मतलब कोई एक ट्रॉफी जो है रिलेटेड, आपको उसका नाम भी बताना है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और आपके कोई भी जो भी दोस्त है, आपका जो दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, NTPC की तैयारी कर रहा है, RPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और आपके दोस्तों के पास, आप और लड़कों बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।